हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसमें ये टॉपिक शुरू कर दिया था, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, जिसके के अंदर हमने मेलिंग मेथड कंप्लीट भी कर लिया था। आज उसी में ही सेकंड जो मेथड है एन्यूमरेटर्स मेथड, आज हम एन्यूमरेटर्स मेथड को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एन्यूमरेटर मेथड अच्छे से समझ में आए। चलिए बेटा, एन्यूमरेटर्स मेथड पर आते हैं। एन्यूमरेटर्स मेथड, अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। जो हमारा इंक्वायरी का जो पर्पस होता है, जो जिस भी वजह से, जिस भी कारण से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक क्वेश्चनरी बनाते हैं। The enumerator himself approach the informant with the questionnaire। जो एन्यूमरेटर होता है, एन्यूमरेटर खुद जाता है क्वेश्चनरी के साथ। यानी इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मैं वापस से इसमें बताना चाहूँगा। जैसे हमने इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हमने कल इसमें मेलिंग मेथड पढ़ा था और आज हम इसमें पिछली वीडियो में मेलिंग मेथड पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं एन्यूमरेटर मेथड। तो एन्यूमरेटर मेथड और मेलिंग मेथड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इनमें डिफरेंस होता है बेसिकली, मेलिंग मेथड में क्वेश्चनरी जो है वो मेल के थ्रू जाता है। एन्यूमरेटर मेथड के अंदर जो क्वेश्चनरी है वो एन्यूमरेटर खुद लेकर जाता है। यही इनके अंदर एक मोटा मोटा डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। उसके अलावा बाकी नॉर्मल रहता है। ठीक, चलिए। हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरी के साथ वो इन्फॉर्मेंट को खुद ही अप्रोच करता है एन्यूमरेटर। The questionnaires which are filled by the enumerators themselves by putting questions are called schedules। इनको हम schedules कहते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर जो एन्यूमरेटर है, एन्यूमरेटर के पास एक क्वेश्चनरी होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को लेके वो उस आदमी के पास जाता है, उस पर्सन के पास जाता है जिससे उसे जानकारी इकट्ठा करना है, डेटा इकट्ठा करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उससे क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस एन्यूमरेटर के हाथ में रहता है और वो उनमें से देख कर, उनमें से बोल कर वो उससे क्वेश्चंस पूछेगा और सामने वाला इन्फॉर्मेंट उनके जवाब देगा। जैसे जैसे वो उनके जवाब देता जाएगा, एन्यूमरेटर उन क्वेश्चंस के आंसर लिखता जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चंस आर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। दस, अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल्स। ठीक है, तो उसको हमने वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसको क्या बोल दिया? शेड्यूल बोल दिया। तो एन्यूमरेटर जो है वो खुद उस शेड्यूल को, उन क्वेश्चंस के आंसर को भरता है, उस शेड्यूल को भरता है। आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट से पूछता है और इन्फॉर्मेंट से पूछने के बाद वो खुद ही उनके अंदर आंसर लिखता जाता है। इससे क्या होगा? इससे एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि कई बार, जैसे हमने अपने लास्ट मेथड में हमने पढ़ा, मेलिंग मेथड में हमने पढ़ा कि कई बार क्या होता है, जो सामने वाला है वो इलिटरेट है, ठीक, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो आपके क्वेश्चंस के आंसर कैसे देगा? क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो आंसर भी नहीं दे पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या है, एक तो ये फ़ायदा हो गया कि अगर वो सामने पढ़ा लिखा नहीं भी है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो भी आप सेट ऑफ क्वेश्चंस में से, शेड्यूल में से क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं। आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो जवाब देगा और आप उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक फ़ायदा हो गया। दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपने मेलिंग मेथड काम में लिया, जो पिछला मेथड था वो मेलिंग मेथड था, आपने सपोज वो काम में लिया। उसमें क्या था, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन टिपिकल है, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्वेश्चन है क्या, और वो उसका आंसर या तो देता नहीं है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आता, या वो गलत आंसर दे देता है। तो वो भी जो एक प्रॉब्लम थी मेलिंग मेथड में, वो एन्यूमरेटर मेथड में उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि जो सामने इन्फॉर्मेंट है वो आपसे कहेगा, सर मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आप, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट हैं, आप एन्यूमरेटर हैं, आप उस क्वेश्चन को लोकल डायलेक्ट्स में, लोकल लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके भी, यानी उसको समझा सकते हैं और उससे क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। एन्यूमरेटर्स आर दोज पर्सन्स
who helps the investigators in collecting the data. The enumerators are given training to fill the schedules. enumerators को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है schedules को भरने के लिए. And put the questions intelligently to obtain accurate information. ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि जो एन्यूमरेटर होता है उसे जो भी एजेंसी एन्यूमरेटर को भेज रही है, पहले एजेंसी एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग कराती है. ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? आपको कैसे बात करनी है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, ठीक है. वो लोग उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आएगी. तो कोशिश की जाती है कि जहाँ एन्यूमरेटर को भेजा जा रहा है, एन्यूमरेटर वहीं के आसपास का रहने वाला हो, उस इलाके के बारे में उनके कल्चर जानता हो, उनके नॉर्म्स जानता हो, उनकी लैंग्वेज जानता हो, जिससे क्या होगा, वो उनको अच्छे से डील करेगा. और साथ ही साथ जो एन्यूमरेटर है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए. वो कोई भी ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन ना पूछे, और अगर उसको ऐसा लगे कि ये जो जवाब देने वाला है, हो सकता है जवाब देने वाला कुछ और भी 2-4 क्वेश्चन फालतू भी पूछ ले एन्यूमरेटर से, तो उन सब का भी एन्यूमरेटर बड़े ही स्मार्ट तरीके से आंसर दे पाए. इस सब के लिए एन्यूमरेटर की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसके अंदर. ठीक है, तो ये बेसिकली था एन्यूमरेटर मेथड क्या होता है. अब हम इसके पॉइंट्स पे आते हैं, सुटेबिलिटी पे, कि ये कहाँ सुटेबल होता है. ठीक है बेटा, ओके. सो नंबर 1, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. जब हमें बहुत बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन करना हो तब ये हमारे काम आता है. द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर. कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी की डिमांड है वो कि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड पर्सन ही होना चाहिए, स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर ही होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट सही मिलेंगे, डेटा सही मिलेगा, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगी. तो ऐसी कंडीशन में भी हम एन्यूमरेटर्स मेथड काम में लेते हैं. थर्ड, द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट. ठीक है, तो ये सुटेबल वहाँ भी है जब इन्वेस्टिगेटर जो है वेल वर्स्ड है लोकल लैंग्वेज में, उसको लोकल लैंग्वेज भी अच्छे से आनी चाहिए, और जो हिंदी इंग्लिश ये भी आनी चाहिए, और वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स कल्चरल के बारे में भी. क्योंकि देखिए, जब आप किसी के पास जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस सामने वाले के हिसाब से ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा. इससे वो आप अपने आप को बड़ा मीन्स कंफर्टेबल फील करेगा आपके सामने. आप गए जानकारी लेने, सामने वाला जो है आपने उसी के अंदाज में बात करी, उसी की भावनाओं को समझा, तो सामने वाला जो है थोड़ा सा हम्बल हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, और वो बड़ा आराम से आपको तैयार हो जाएगा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसे अपनापन सा लगेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें. अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके मैरिट्स. ठीक है, ओके. सो मैरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर्स मेथड. नंबर 1, वाइड कवरेज. In this method, we can cover wide area and even illiterates can furnish the required information. इसमें क्या होता है कि हम एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, even illiterates can furnish the required information. हम illiterate से भी ज़रूरत की जानकारी ले सकते हैं. The second merit is accuracy. There is a fair degree of accuracy in the results. This is because the investigation is done by the specialized investigators. क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो हमारे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स करते हैं उसे, तो इसीलिए रिजल्ट्स के आंसर जो हैं, रिजल्ट्स का जो एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छे लेवल की होती है. क्योंकि एन्यूमरेटर जो है वो समझ जाता है कि सामने वाला क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, वो क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है. इस सब से रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं एक्यूरेट आने के. नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट. ड्यू टू दिस पर्सनल कॉन्टैक्ट एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स आर ऑब्टेन्ड. जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हों और सामने वाला आपको, क्योंकि ये जो एन्यूमरेटर्स होते हैं ये हाईली स्किल्ड होते हैं, और
साइकोलॉजिकल भी ये मतलब जानते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सामने वाला सच बोल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब वो उसका पर्सनल कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस उससे बात करते हैं, तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये राइट आंसर दे रहा है या कुछ छुपा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जर्नली जो है सामने वाला अगर छुपाता है तो वो समझ जाता है कि भाई इसका आंसर इसने गलत दिया। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि पर्सनल कांटेक्ट होने की वजह से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमको आंसर सही मिले, क्योंकि आपके सामने आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा, पीछे से वो फिर भी झूठ बोल सकता है, वो कुछ भी कह के चला जाए, लिख के दे देगा आपको। लेकिन फेस टू फेस झूठ बोलने में, थोड़ा सा गलत आंसर देने में या मॉडिफाइड करने में आदमी पकड़ा जाता है। फिर आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो एन्यूमरेटर मेथड में ज़्यादा रहती है मेलिंग मेथड से। मेलिंग मेथड में तो आपने उसको मेल कर दिया, आपने सपोज उसको 20 क्वेश्चंस लिख दिए, अब उसने 20 क्वेश्चंस, उसके पास लेटर चला गया, वो 10 के जवाब दे, 15 के जवाब दे, 20 के जवाब दे, नहीं दे, ठीक है, रिटर्न करे नहीं करे, आप उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने पास उसके पास एक सिंपली एक लेटर भेजा है। ठीक है, लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में तो आप उसके सामने खड़े हैं, आप उससे पूछ रहे हैं, तो आप भी समझ जाते हैं कि ये समझा या नहीं समझा। आप उसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दोबारा भी उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट कर लें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो इन सब से हमारे को चांस रहता है कि आंसर एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट होता है। ठीक है, इम्पार्शियलिटी, दिस मैथड इज इम्पार्शियल, दिस इज बिकॉज द एन्यूमरेटर्स themselves डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो हमारा एन्यूमरेटर होता है, जो भी एन्यूमरेटर जो उस इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट कर रहा है, उसको खुद को तो वो जानकारी चाहिए नहीं भाई, वो क्या करेगा उसका। ठीक है, तो इसीलिए चांसेस रहते हैं कि रिजल्ट क्या हो, हमारे इम्पार्शियल हों। दिस मेथड इज इम्पार्शियल, दिस इज बिकॉज द एन्यूमरेटर्स themselves डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे ऑब्टेन। जो जानकारी वो इकट्ठा करते हैं, वो जैसा सामने वाला बताता है वो वैसा का वैसा लिख लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद उस डेटा को अपने पास नहीं रखना, वो डेटा उनके किसी काम का नहीं है। दे हैव टू सबमिट टू देयर एजेंसी, डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको नॉर्मली वो डेटा अपनी एजेंसी को सबमिट करना है, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मली कि सामने वाले ने क्या जवाब दिया, जो जवाब दिया वो उन्होंने लिख लिया। ठीक है, कंप्लीटनेस, schedules have the merit of completeness because these are filled in by the enumerators themselves। ये इसका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत मतलब बड़ा अच्छा मेरिट है अगर हम कंपैरिजन करें मेलिंग मेथड से, तो कि इस कंडीशन में पूरे चांस होते हैं कि हमारा जो शेड्यूल है, हमारे जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिल गए हों, यानी कंप्लीट हमारे को जवाब मिल गए हों। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि एन्यूमरेटर खुद सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए पूरे चांस होते हैं कि हमें वो जो डेटा है वो हमारा कंप्लीट हो गया हो। चलिए नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में आएंगे नंबर 1, एक्सपेंसिव। बिल्कुल एक्सपेंसिव तो होगा ही है। जो इससे पहले वाला जो मेथड था मेलिंग मेथड था, मेलिंग मेथड में आप क्या करते थे, मेलिंग मेथड के अंदर तो आप मेल भेजते थे, तो कोई पर्सन कहीं भी रहता हो आपका इन्फॉर्मेंट, आप उसके पास मेल भेज देंगे। मेल भेजने में इतना खर्चा नहीं आता, ना ही किसी को ट्रेन करना पड़ता है, ना ही कुछ है। ठीक है, बट यहाँ क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए होते हैं, जो कि जिनकी भारी कमी होती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स। फिर ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स तो एक बात हो गई, इसके बाद ये पर्सन टू पर्सन ये जाएंगे लोगों के पास जाके डेटा को इकट्ठा करेंगे, तो इसलिए इन सब रीजंस की वजह से ये एक एक्सपेंसिव हो जाता है, मेथड हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट डीमेरिट है अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स। कॉम्पिटेंट एन्यूमरेटर्स में नॉट बी अवेलेबल, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सफर्स। देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि आपको लोग तो बहुत मिल जाएंगे काम करने वाले, लेकिन अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। ये कह रहा है कि एन्यूमरेटर्स तो बहुत अवेलेबल हो जाएंगे आपको,
आप एक ढूंढने जाओगे आपको 100 एन्यूमरेटर मिल जाएंगे, लेकिन कंपिटेंट नहीं मिलेंगे। और जब तक कंपिटेंट एन्यूमरेटर नहीं मिलेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं होगी। कंपिटेंट एन्यूमरेटर्स मे नॉट बी अवेलेबल, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सफ़र्स, जिसकी वजह से आपके इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी सफ़र करेगी। तो जब एक्यूरेसी नहीं रही तो आपकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई, आपने खर्चा पूरा कर दिया, ठीक है, क्वेश्चनरी बनाया, शेड्यूल बनाया, एन्यूमरेटर को तैयार किया, भेजा, लेकिन वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं मिले आपको, तो आपकी मेहनत बेकार गई, आपके रिजल्ट्स पे डाउट्स उठ जाएगा। सो दिस इज़ अगेन अ डीमेरिट। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। Enumerators may need specialized training for particular investigation. The process of investigation thus become time consuming. आपको क्या करना होता है, जब आपको एन्यूमरेटर्स को किसी पर्टिकुलर टास्क पे, उनको किसी पर्टिकुलर काम पे लगाना होता है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पे भेजना होता है, तो हर इन्वेस्टिगेशन का अपना अपना एक तरीका होता है, तो उसके लिए आपको उन्हें स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जो ट्रेनिंग होगी, ऑब्वियस है ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, मतलब समय लगेगा, टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग मेथड। दिस इज अगेन अ डीमेरिट ऑफ एन्यूमरेटर्स मेथड। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। ये कहता है कि ये जो मेथड है ये आपका प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट एजेंसीज के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि वो काम में नहीं ले सकते, इन्होंने कहा कि सिंपली दिस इज़ नॉट सूटेबल। क्यों नहीं है सूटेबल? क्योंकि ये बहुत खर्चीला होता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग, मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो इतना सारा खर्चा नॉर्मली प्राइवेट एजेंसी नहीं सहन कर पाती, नहीं वहन कर पाती। इसीलिए नॉर्मल ये देखने में आता है कि इस तरह के जो एन्यूमरेटर मेथड जो होता है, इसे जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही काम में लेते हैं। एज दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो दैट्स वाई दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन. Generally, this is used by government institutions. So I think it is clear. Next, partial. If the enumerators are biased, किसी भी लेवल पे अगर आपको लगता है कि एन्यूमरेटर जो है वो बायस्ड है, उसने एक अलग ही अपनी विचारधारा बना रखी है और वो उसी दायरे में सोचता है, सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट। वो कहीं ना कहीं थोड़ा किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को लेके वो पॉजेसिव है, पर्टिकुलर उसका भी एक माइंडसेट है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, पार्शियल हो जाएगा। और पार्शियल हो जाएगा तो जैसे ही कोई भी पर्सन हो, जैसे जिस मोमेंट कोई भी पर्सन पार्शियल होता है, कहीं भी घर में, दोस्तों के साथ, भले ही वो एन्यूमरेटर है, ठीक है, तो जैसे ही वो पार्शियल होगा तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एन्यूमरेटर मेथड हमारा ख़त्म हो गया। अब उससे रिलेटेड आगे आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चनरी बनाते हैं, कैसे शेड्यूल बनाते हैं। तो ये कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स एंड देयर क्वालिटीज़, कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे क्वेश्चनरी में, एक अच्छे शेड्यूल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्वेश्चनरी शेड्यूल में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। द सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स आर सिमिलर। देखिए क्वेश्चनरी के अंदर भी और शेड्यूल के अंदर भी जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। द ओनली डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन द टू इज़ दैट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन क्वेश्चनरीज द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट देमसेल्फ। क्वेश्चनरीज के अंदर सारी की सारी जानकारी इंफॉर्मेंट खुद ही लिखता है, खुद ही देता है, ये होता है क्वेश्चनरी के अंदर। इन द शेड्यूल्स ऑन द अदर हैंड
द इंफॉर्मेशन एज सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट्स एंड रिकॉर्डेड बाय द एन्यूमरेटर। और शेड्यूल में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेंट देता है, लेकिन लिखता है उसको कौन, एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर जो है वो लिखता है शेड्यूल के अंदर, और क्वेश्चनरी के अंदर इन्फॉर्मेंट खुद जानकारी लिख देता है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इनके अंदर। बाकी सेट ऑफ क्वेश्चंस वही होते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग उसी तरह से होती है, और मोटे मोटे तौर पे हम बोलें तो ये सेम ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। बस जिसमें इन्फॉर्मेंट जवाब खुद लिख देते हैं उनको क्वेश्चनरीज बोलते हैं, और जिनमें इन्फॉर्मेंट जवाब नहीं लिखते, एन्यूमरेटर जवाब लिखते हैं, उनको शेड्यूल्स बोलते हैं। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। आगे कहता है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरीज। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरीज कहता है नंबर 1, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो एक अच्छे क्वेश्चनरी की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से या आप उठे और आपने क्वेश्चंस बना दिए, नहीं। क्वेश्चंस को बनाते समय भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और एक अच्छा क्वेश्चनरी जो होता है वो कई चीज़ों का ध्यान रखने पर ही बनाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, only related with the purpose of inquiry. There should be limited number of questions are there in a good questionnaire. मैं फिर कह रहा हूँ good questionnaire। आप किसी से फालतू सवाल पूछ सकते हैं तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही आपके क्वेश्चंस के आंसर देना उचित समझेगा। लेकिन जब कोई लिमिटेड बात करता होगा, लिमिटेड सवाल पूछेगा, तो आपको लगेगा कि ठीक है ये इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये क्वेश्चंस इंक्वायरी जो है, जो इसका पर्पस है इंक्वायरी का, उसी से मिलते जुलते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो जवाब भी देगा। और यही एक सबसे पहली क्वालिटी होती है गुड क्वेश्चनरी की। नेक्स्ट वो कहता है सिंप्लिसिटी। A language of the questions should be simple, lucid and clear. जो लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस की, वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। लंबे लंबे क्वेश्चंस आप उनसे ना पूछें। कोशिश कीजिए क्वेश्चन भी लंबे ना हों, और कोशिश कीजिए कि आंसर्स भी बहुत छोटे हो जाएं, जैसे यस नो में ही आंसर हो जाए या बहुत थोड़ा उसे लिखना पड़े। ऐसी कंडीशन होगी तभी वो आपको अच्छे से जवाब देगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा और जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चनरी को भर के भेज देगा। नेक्स्ट, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड। यानी कि आप कोशिश करें कि आप उससे मैथमेटिकल क्वेश्चन ना पूछें, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ना पूछें, और कोशिश करें कि कैलकुलेशंस ना हों, क्योंकि जितनी कम कैलकुलेशंस होंगी वो उतना इंटरेस्ट लेगा आपके जवाब देने में। जब आप कैलकुलेशन बढ़ा देंगे तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, मीन्स प्लेस्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो आप उनसे क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए, उसको क्वेश्चन पढ़ते समय लगना चाहिए कि वाह वेरी गुड, ये क्वेश्चंस किसी बहुत समझदार पर्सन ने फ्रेम किए हैं, ठीक है। और आप उससे जब सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको भी ठीक लगेगा और वो जवाब देने में भी मतलब अच्छा फील करेगा और वो समझेगा कि हाँ क्वालिटी है इनके क्वेश्चंस में। लेकिन आप उससे जो चीज़ पहले पूछनी है वो लास्ट वाली, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ये तो पता नहीं कौन सी एजेंसी है, मैशअप सा है, क्वालिटी नहीं है भाई इनके क्वेश्चंस में। सो इस तरह से ये कुछ हमारे पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट फिर हमारा पॉइंट है non-controversials. Always remember that this is again a quality of a good questionnaire. एक अच्छे क्वेश्चनरी में हम हमेशा अवॉइड करते हैं ऐसे सवाल जिन पे कंट्रोवर्सी हो जाए, ठीक है। कंट्रोवर्सी आप समझते, जिन पे मतभेद हो जाए, जिन पे झगड़े हो जाएं, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमें अवॉइड करने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। रिलीजियस क्वेश्चंस, ठीक है, पर्सनल उसकी
उसकी भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाएं। क्वेश्चंस हमारे ऐसे होने चाहिए कि वो उसके जो उसकी परंपरा है, जो उसके रीति रिवाज है, उनको ठेस ना पहुंचे किसी तरह से भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। एक अच्छे क्वेश्चनरी की ये भी एक खास पहचान होती है कि उसके अंदर क्या करते हैं, हम प्री टेस्टिंग कर लेते हैं, पायलट सर्वे कर लेते हैं। क्या होता है पायलट सर्वे? जब भी हम देखिए, सम क्वेश्चंस वी आस्क फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस। हमें कुछ क्वेश्चंस इन्फॉर्मेंट से ट्रायल बेसिस पे पूछने चाहिए। मतलब थोड़े से लोग, सपोज करो कि आपको एक सोसाइटी के अंदर सपोज करो 500 फैमिलीज रह रही हैं, आप शुरू में 500 फैमिलीज से क्वेश्चंस ना पूछें, आप शुरू में 10 20 इतनी फैमिलीज से क्वेश्चन पूछें। इससे क्या होगा, if their answers involve some difficulty, these can be reframed accordingly. Such testing is technically called pilot survey. आपने क्या किया, थोड़े लोगों से सवाल पूछे, कोई दिक्कत आई, आपको पता लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चन सही है नहीं है, हमारा फ्रेम सही है नहीं, क्योंकि वो भी आपको अपनी राय देंगे कि सर ये जो आप पूछ रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, या सर मतलब ये तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, सर इस क्वेश्चन पे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ऐसी चीज़ें जब वो जवाब देंगे तो आप जब उनसे बात करेंगे, उनको नहीं मालूम होगा कि आप पायलट सर्वे कर रहे हैं, आप तो सिंपली उनसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे ये कोई इसका ऐसा नहीं है कि आप 10 से पूछे 50 से पूछे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये आपकी कॉम्पिटेंसी है, ये आपकी इंटेलिजेंसी है कि आप पायलट सर्वे में कितने लोगों को लेते हैं। पर पायलट सर्वे का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, आपको एक जजमेंट आ जाता है, आपको एक आइडिया आ जाता है। और फिर जब आप उसमें सक्सेस हो गए, यानी कि वो छोटे ग्रुप में 10% में 5% पीपल से आपने पूछा और आप सक्सेस हो गए, तो फिर आप क्या करें, फिर आप पूरे जो भी आपका जो पूरा स्टडी करना है जिस पूरे एरिया में, फिर आप एक साथ उसमें चले जाइए और अपनी स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंस्ट्रक्शंस। अ क्वेश्चनरी मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। यानी कि जो हम एक क्वेश्चनरी बनाते हैं, उस क्वेश्चनरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप देखो, आप 10th क्लास का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, या कभी आपने ओलंपियाड वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपने देखा होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियर होती है। क्या होता है भाई, इस तरह से आंसर लिखोगे, नेगेटिव आंसर्स के इतने नंबर हैं, 15 मिनट पेपर को पहले खोलना है, ये जो भी जिस भी रिलेटेड रहता है वैसा वो आपको इंस्ट्रक्शंस पूरी रहती हैं। तो उसी तरह से एक अच्छे क्वेश्चनरी के अंदर आप पूरी इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दें, इसको कैसे भरना है, ठीक है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो उससे क्या होगा कि जितना अच्छे से आप उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे देंगे, आप कलेक्ट करते समय भी आपको, जब आप उस डेटा को, जब वापस डेटा आपके पास आएगा, तो वो उतने ही अच्छे तरीके से भरा हुआ आपके पास आएगा। नेक्स्ट है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन में कहता है सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड व्हिच हेल्प्स क्रॉस वेरिफिकेशन। आप उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें, सपोज करो आपने सेकंड नंबर पे कोई क्वेश्चन पूछा, फिर आप उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन 10th नंबर पे पूछ लें। ठीक है, आपने जैसे सेकंड नंबर पे पूछा कि आप कौन सी कंपनी का गैस कनेक्शन आपके पास है, ठीक है, या आपने पूछ लिया गैस कनेक्शन है, और फिर आपने 10th नंबर पे उससे पूछ लिया किस कंपनी का गैस कनेक्शन है। तो आप देखो, सेकंड नंबर पे आपने पूछा कि आपके पास गैस कनेक्शन है, 10th नंबर पे आपने पूछा कौन सी कंपनी का गैस कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। अब अगर सपोज करो उसने उसमें लिख दिया कि मैं तो नोकिया कंपनी का गैस कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, क्योंकि नोकिया कंपनी की गैस होती ही नहीं है। सो इन दिस वे that's I'm saying means you can cross verify. So एक अच्छा जो क्वेश्चनरी होता है उसकी ये भी एक खासियत होती है कि वो अपने आप जो है उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी हम क्वेश्चंस डाल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। ये कहता है रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट्स टू रिटर्न द क्वेश्चनरी completed in all respects. The informant must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential. आप लास्ट में
एक अच्छे क्वेश्चनरी का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चनरी का एक ये भी रहता है कि सबसे लास्ट में आप उसे थैंक्स बोलें और आप उसे कहें कि सर आपने इसे भर लिया होगा, अब हमें प्लीज़ थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के इसे हमें रिटर्न करें, ताकि आपकी दी गई जो जानकारी है वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। और साथ ही साथ उसे अश्योर करें, इन्फॉर्मेंट को आप अश्योरेंस दें कि सर आपने जो भी डेटा हमारे साथ शेयर किया है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो बेटा ये इस तरह से 9 पॉइंट्स थे और ऐसे करके हमको मेथड समझ में आ गए कि कैसे कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और शेड्यूल और क्वेश्चनरी कैसे काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, इनको रिवाइज करें, इनके नोट्स बनाएं, पढ़ें। ओके बाय।